वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और टॉपिक समझने वाले हैं और वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं CFT भी। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने स्टडी किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज VBT। स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये प्योरली डिपेंडेंट रहती है कोवैलेंट नेचर के ऊपर, और कोवैलेंट नेचर में भी हमने स्टडी किया था कि वहां पर अनइक्वल शेयरिंग होती है, बट स्टिल वो नेचर क्या है उनका, VBT जो हमने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन बताया था। आई होप आप सभी ने मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं और आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। तो ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि CFT और VBT में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्यों CFT ज्यादा एप्लीकेबल होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो अभी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम VBT की बात करें तो VBT किसके बेसिस पे रहता है, VBT जो है वो कि वहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, बट उस VBT में के साथ में क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन ये है कि VBT नहीं बता पाया कि वीक फील्ड लिगैंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होता है, ये VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया था। नहीं बताया था कि d ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं और कुछ पेयर अप होते ही नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन VBT ने नहीं दिया था, और उन्हीं एक्सप्लेनेशन को लेकर आया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे CFT, और हम जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे भी। स्टूडेंट्स, एक और चीज जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है वो है कि CFT के ऊपर जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हमें क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, राइट डाउन द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द CFT, नहीं, यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और उस इनडायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें CFT को ध्यान से और कंसेप्चुअल बेसिस पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये अच्छे से समझोगे तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलो आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं। सो जैसे हमने कहा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं CFT, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमने ये देखा था कि लिगेंड आता है, डोनर एटम आता है, और वो सेंट्रल एटम को कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो जो हमारा जो बॉन्ड बनता है, तो हमने इसके पहले जो देखा था वो शेयरिंग से बनता है, बट अकॉर्डिंग टू CFT द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनका कहना है कि शेयरिंग से नहीं बनता है ये, तो कैसे बनता है, ये बनता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर। उनका ये कहना है कि जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, कोवैलेंट नहीं होती। दे आर इन द आयोनिक फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं वो, आयोनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक और पॉइंट्स बताया कि जैसे लिगैंड्स जो है, जो लिगैंड्स हमने देखा है, एनोनिक लिगैंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं। तो जो एनोनिक लिगैंड्स जो होते हैं उनको कंसिडर किया गया है एज अ निगेटिव पॉइंट्स। एनोनिक लिगैंड्स को हम क्या कहेंगे, उनको निगेटिव पॉइंट्स कहेंगे, या तो फिर हम उसको पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं। और जो न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ डाइपोल्स विच आर कंटेनिंग बोथ दी पोल्स ऑन दैट, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी वो आगे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं कि जो मेटल आयन सराउंडेड बाय ligand, that is ionic ligand or neutral ligand, should possess some electrostatic nature। अब ये कैसे होता है और ये किस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का शेप बताता है, कैसे वीक फील्ड लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्सप्लेन करता है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और हम लिगैंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लिगैंड फील्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये भी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है जिसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, उनके लिए अभी हम ये स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, हमें स्पेसिफिकली पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑलमोस्ट हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इट मीन्स उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी सबशेल में। तो चलो अभी जो है हम पहले डी सबशेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो डी सबशेल जो है, डी सबशेल में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं। डी सबशेल जो है इसमें 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है।
और वो 5 ओरिएंटेशंस कौन से होते हैं, ये कौन सा हुआ, ये डी ऑर्बिटल है। अब इन 5 ओरिएंटेशंस में अगर मैं यहाँ पर इसके डायग्राम्स ड्रॉ करूँ, स्टूडेंट आई होप आप सभी को इन डायग्राम्स का अच्छे से पता है, क्योंकि आपने इसके पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हमने कहा कि हमने डिफरेंट एक्सेस लिए हैं, और अगर ये एक्स और वाई, अगर यहाँ पर ये जो शेप जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस एरिया, हमने इस तरीके से ये बना दिया है। तो इस ये जो शेप जो है, इट मीन्स वहां पर दो एक्सिस के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसे इसको कहा जाता है डी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद आ रहा है, ये हमने स्टडी कर चुका है। सो जब भी दो एक्सिस के बीच में, यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में था, अब हम कहेंगे यहां पर वाई और जेड एक्सिस के बीच में, तो यहां पर इस तरीके से हमें लोब्स मिलते हैं, और ये लोब्स हमें उसके शेप के बारे में बताते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ शेप। जैसे हमें पता है कि हमारे पी ब्लॉक का शेप डम्बल शेप होता है, और इसका दो शेप आते हैं, एक क्लोवर लिप शेप आता है, और दूसरा जो है हम डोनट शेप भी देख सकते हैं। देखो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस। सो यहाँ पर देखो ये दोनों जो लोब्स हमें दिख रहे हैं, ये बिटवीन दी ये क्या दिख रहे हैं, बिटवीन दी टू एक्सिस दिख रहे हैं। ठीक है, बिटवीन दी टू एक्सिस दैट, और जो दोनों एक्सिस के बीच में जो है, उसके बेसिस पे हमने इसका नेम जो है वो यहाँ पर बता दिया है। अब देखो, अब हमने क्या देखा, हमने ये एक भी देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। देखो यहाँ पर अलोंग द एक्सिस है, ये दो एक्सिस के बीच में था, और ये जो शेप बनता है, ये शेप कैसा है, अलोंग द एक्सिस। और जब अलोंग द एक्सिस होता है तो इसका हम ओरिएंटेशन दिखाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। ठीक है, और हम लास्ट वाला हम ये इस तरीके से दिखाते हैं, इसको ये भी अलोंग द एक्सिस होता है, कौन सा, जेड स्क्वायर। बस यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से उसका शेप होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुए हैं आपके 5D ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 5D ओरिएंटेशंस होते हैं। अब देखो, ये जो इन सभी को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको सभी को कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मींस ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, या फिर हम कहेंगे इक्वल रहती है, उनको हमने डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा है। अब यहां पर देखो, ये 5 ऑर्बिटल्स में से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे पास में ये इतने जो है, ये जो 3 है जो अलोंग नहीं है, दो एक्सिस के बीच में है, इसको हमने कहा है T2G। हमने इसका नाम क्या दिया है, T2G कहा है, जो अलोंग दी एक्सिस नहीं होते, दो एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस होते हैं। हमने T2G किसको कहा, लोब्स बिटवीन द एक्सिस। और ये जो दो है जिसमें अलोंग द एक्सिस होते हैं, इसको हमने कहा है EG। इन लोब्स को क्या कहते हैं, EG। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या तो फिर अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपरली इसको बना के रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिस्टल फील्ड कैसे होता है, ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये थ्रू डायग्राम, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गए। ये होता है डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्लासिफाई किया है T2G और EG में। अब क्या होता है कि जैसे हमने डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई लिगैंड आ रहा है उनके पास में, तो उस सिचुएशन में इसकी जो एनर्जी जो रहती है, यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। इट मीन्स ये कौन सी ये हुआ, यहाँ पर हम कहेंगे इन स्पेरिकल फील्ड। इन स्पेरिक, अभी तक लिगैंड आया नहीं है, अभी तक लिगैंड जो है वो आया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस। जैसे हमें पता है ना कि हमारे घर पे हमें जैसे ही फोन कॉल आया कि हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो हम सब क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, हॉल में से, सब लिविंग रूम में से, सब चीजें, सोफे की, सब कुछ सही ढंग से होना चाहिए। तो अभी गेस्ट आए नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट। तो ऐसे ही डी ऑर्बिटल के साथ में भी होता है। डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि क्या होने वाला है, कोई लिगैंड आने वाला है, ये क्या करता है, अपने आप को स्पेरिकल फील्ड में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट आप इसको कह सकते हो। और मैं यहाँ कहूंगी कि ये क्या आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, थोड़ी सी एनर्जी लेके ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में आता है,
तो तब क्या होता है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर कोई लिगैंड इनके पास में आ गया, अभी तक तो अंडर द इन्फ्लुएंस था, अप्रोच हो रहा था, अब क्या हो रहा है, जैसे ही लिगैंड इनके पास में आ गया तो ये क्या करते हैं, अपने आप को स्प्लिट कर देते हैं 2 ऑर्बिटल्स में। ये डी ऑर्बिटल जो है, ये क्या किया इसने, अपने आप को स्प्लिट कर दिया। अपने आप को कैसे स्प्लिट किया, 2 एनर्जी लेवल्स में। 2 एनर्जी लेवल में जैसे हमने कहा था, ये जो होती है, ये होती है T2G, और ऊपर वाली जो एनर्जी लेवल रहती है उसे कहा जाता है EG। देखो फिर से समझो, पहले तो ये डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में, जैसे उसने देखा कि भाई लिगैंड आ रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड और अंडर द अप्रोच ऑफ लिगैंड, ये क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में ले आता है। ठीक है, यहाँ पर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर ये नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लिगैंड आ गया है, इन्होंने अपने आप को ब्रेक डाउन कर लिया 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट है T2G, और सेकेंड पार्ट जो है इसका वो होता है EG। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया यहां पर। और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप जो रहती है, जो एनर्जी गैप रहती है, इसे हम शो करते हैं बाय शोइंग दिस डेल्टा O। डेल्टा O वर्ड क्यों यूज किया मैंने, तो डेल्टा O का मीनिंग क्या हुआ यहां पर, डेल्टा O इट मीन्स होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब भी कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है, बिकॉज 6 लिगैंड्स आएंगे वहां पर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वहां पर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी रहती है उसे कहा जाता है CFSE। CFSE इट मीन्स क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो, ये जो T2G ऑर्बिटल रहता है, इसको जैसे अगर ये 5 ऑर्बिटल्स थे, ये 5 और करेक्ट 5 जो ऑर्बिटल्स थे, उसमें से इसकी एनर्जी जो रहती है वो एनर्जी रहती है 2/5। इसकी एनर्जी मतलब 5 में से इसके 2 पार्ट जो है इसको मिलते हैं, ये 2/5 होती है, और इसकी एनर्जी जो है 3/5 होती है, और जो कि क्या है, स्लाइटली यहां से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो EG मीन्स हमने क्या कहा था, हमने कहा था dx² - y², और यहां पर dz²। और स्टूडेंट अगर आपको याद है तो ये क्या होता है, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, और अलोंग द एक्सिस होने की वजह से अगर कोई लिगैंड जो है, कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द एक्सिस आएंगे, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इट मींस वो अपने आप को स्प्लिट करेंगे थोड़ी सी हायर एनर्जी लेवल पे, और इसीलिए EG क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। ठीक है, सो समझ में आया, ये डेल्टा O क्या होता है, समझ में आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है ये। और या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी रहती है, जैसे यहां पर हमने क्या कहा, T2G की एनर्जी कितनी कही हमने, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो आप इसको एनर्जी कही हमने 2/5, और जो EG की एनर्जी होती है वो होती है 3/5। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके से जो है वो स्प्लिटिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने जो भी समझाया है यहाँ पर। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन इसके लिए, और नेक्स्ट सिचुएशन समझने के लिए मैं इतना इरेज करती हूँ और उसको वैसे ही रहने देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब देखो, अब हमारे पास में अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन है, इट मीन्स यहाँ पर डी ब्लॉक में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो श्योरली क्या होंगे वो, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, T2G3 में चला जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी शेल में पहले जाएंगे। बट इन दिस सिचुएशन अगर किसी का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, देखो 4 है। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में वहां पर क्या हो जाती है, 2 पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये क्या करेगा, यहां पर 3 हो गए, ये 4 इस तरीके से बनाएगा, इट मींस
2g4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे कि जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ने अपनी अपनी तो जगह ले ली, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ये देखना पड़ता है कि क्या उसको पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या फिर उसको यहां पर ईजी वहां तक जाने में ज्यादा एनर्जी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एक क्लासरूम में, चलो मैं एक नया स्टूडेंट आया, वो नया स्टूडेंट जो है फर्स्ट रूम में जाकर बैठा है, ठीक है। अब वो ये देखेगा कि कन्वीनियंट उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट रूम में जाकर बैठना या फिर थोड़ा सा चलने के बाद में दूसरी और रूम में जाकर बैठना। तो ये तो डिपेंड किस पे ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या कन्वीनियंट है। सिमिलरली यहां पर भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये सोचते हैं कि उनके लिए कन्वीनियंट क्या है। अगर पेयरिंग एनर्जी अगर उनको लगता है कि ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है ये गैप जो है, एनर्जी गैप है, ये कम है, तो वो क्या करते हैं, इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये किसके लिए देख रहे हैं हम, ये D4 सिचुएशन के लिए देख रहे हैं। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पेयरिंग अप ना होते हुए ऊपर चला जाएगा। क्या करेगा, वो पेयरिंग अप नहीं होगा। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, T2G3 और यहां आ जाएगा EG1, ठीक है। यहाँ T2G3 हो गया और यहाँ आ गया EG1, मतलब उसने पेयरिंग नहीं किया। और जब भी पेयरिंग नहीं करते हैं उस वक्त पे वहां पर उस लिगैंड का नेचर माना जाता है वीक फील्ड लिगैंड और इसको क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगैंड कहते हैं उनको। और साथ में ही वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वो बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या करते हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये अगर ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, अगर ये ज्यादा हो मतलब यहां से यहां ऊपर जाने के लिए गैप ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है, T2G4, मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, यही पेयर अप हो जाएगा। और जब भी ये यहां पेयर अप होता है, ऐसे लिगैंड्स को, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कहते हैं। और वो नीचे वाले लेयर में ही रहता है, इसीलिए हम उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। स्टूडेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अब डिपेंड करेगा कि आने वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या फिर वीक फील्ड लिगैंड है। हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उस क्वेश्चन में हमने पेयरिंग अप देखा। तो जैसे कि अगर मान के चलो मेरे पास में ये दो एग्जाम्पल है, दैट इज F6, ये F6 जो है और कोबाल्ट का, और यहां पर एक और एग्जाम्पल है मेरे पास में Cn निगेटिव, Cn जो है ये कोबाल्ट का। अब हमें अगर देखना है कि इनमें से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इन दोनों में से जो है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगैंड है। तो हमें पता है कि F जो है ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, और Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा वो क्या करेगा, नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, और जो वीक फील्ड लिगैंड होगा वो क्या होगा, अपर लेयर में जाएगा। सो स्टूडेंट यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड लिगैंड है। इसके लिए बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं आपको बताती हूं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बोनाइल, कार्बोनाइल जो है CO, कार्बोनाइल ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। उसके बाद में आता है Cn निगेटिव, इसके बाद में आता है En, En स्टैंड्स फॉर 1,2-डाइअमाइन जो होता है, उसके लिए हम देखते हैं, ओके, En, और उसके बाद में आता है NH3। आप इन चारों को याद रखो, आप इन चारों को याद रखो, ये चार जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से है, ये जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स जो है ये क्या करेंगे, पेयरिंग अप करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है अच्छे से समझ में आ गई। इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए कि व्हाट इज हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।